हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, मैंने जो नोट्स बनाया था आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। ये वाला वीडियो जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसको मैंने करा दिया है और ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 21 तक के एग्ज़ाम में मतलब जितने भी क्वेश्चन बने थे, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, उसी क्वेश्चन को मैंने एक नोट्स के रूप में तैयार किया है और उसी क्वेश्चन को मैं आप सभी के बीच में कुछ दोस्तों के कहने पर ला रहा हूँ। दोस्त, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को देख कर के ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे और ये क्वेश्चन जो कुछ एनटीपीसी में पूछे गए वो हूबहू क्वेश्चन है। दोस्त, आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को मिला करके देख लेंगे। इसमें साइंस, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, सो चलिए बिना देरी किए हुए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे भाई। चलिए, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए दोस्त, ये मेरा नोट्स है तो मैं इसे पढ़ के समझ सकता हूँ। अगर आप भी पढ़ के समझ सकते हैं तो आप अच्छी बात है, आपको वो पीडीएफ मिल सकती है। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे लाइकेन, कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? हेलोटिज्म कहा जाता है। ट्रेकोमा जो जीवाणु के द्वारा होता है, यह किसकी बीमारी है? ये आँख की बीमारी है। किस समिति के सिफारिश पर भारतीय विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो दोस्त, आपको बता दें, आर्यन मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर यह जो है भारतीय विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। वाईबी रेड्डी समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, मैं बता दूं, वाईबी रेड्डी मुद्रास्फीति यानी मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए, कौन सी धातु, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मेरे भाई मेरे मित्र, ये Mg यानी मैग्नीशियम धातु जो है हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। किससे? तो धातु अम्ल से। ठीक है मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन में है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, यानी किस विधि के द्वारा आप नौसादर और नमक को अलग अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। दोस्त मेरे भाई प्यारे मित्र, NaCl यानी नमक एक यौगिक है जिसका तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है। क्या होता है? ये पूछा गया था क्वेश्चन कि नमक जो होता है एक यौगिक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, नमक एक यौगिक है जिसका तुल्यांकी भार और आणविक भार आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका ऑप्शन के अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो ये क्या होते हैं? आणविक भार जो होते हैं समान होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है यानी चमकदार दिखाई देता है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो दोस्त ये बता दें आपको कि मंद ऑक्सीकरण के कारण जो है श्वेत फास्फोरस ये अंधेरे में चमकीला नजर आता है। मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्त 1974 में इसे लागू किया गया था। ठीक है मेरे भाई, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्त मेरे भाई ये मैनचेस्टर में स्थित है। कहाँ है? तो ये मैनचेस्टर में स्थित है। मगध की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। यहाँ पे क्या पूछा है? मगध की शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था थी? तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी गणतंत्रात्मक नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, ये अब यहाँ पे राजतंत्रात्मक हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है मगध की गणतंत्रात्मक नहीं थी। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है क्या? जिसका संविधान लागू हो, यानी वहाँ पे प्रजा
अपने राजा के ऊपर एकदम से डिपेंड नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे प्रजा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे कि अभी हमारा संविधान मतलब भारत जो है गणतंत्र देश है, यानी यहाँ पे लोगों को ये अधिकार है कि अपना राजा चुने, यानी प्रधानमंत्री को या फिर उसे बनाए। चलिए मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र, आपका क्वेश्चन है विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था। तो विश्व ग्लोब के अगर निर्माण की बात करें तो मार्टिन बेनहम ने किया था। ठीक है। यश तरंग केवल, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यश तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। यहाँ पे पूछा गया था कि यश तरंगें कैसे गुजरती है, ठोस, तरल, गैस या तीनों माध्यम, ऐसे ऑप्शन में दिया गया था। तो मेरे भाई आपको बता दें कि यश तरंगें जो है यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। ठीक है। चलिए, ये पृथ्वी के अंदर से गुजरती है। अनुच्छेद 344 के बारे में पूछा गया था कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये बीजी खीर की अध्यक्षता में किया गया था। यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं अनुच्छेद 44 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, वो बीजी खीर की अध्यक्षता में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन है वक्र, वह वक्र जो कर की दर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय से संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई उसे लॉफर वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉफर वक्र कहा जाता है। यहाँ पे आगे आते हैं मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। तो फोकस कहा जाता है मेरे भाई, उसे फोकस कहा जाता है। चलिए मेरे दोस्त, आपका 3 सेट का क्वेश्चन संपन्न हुआ। अब हम आ गए हैं सेट नंबर 4 का, मतलब सेट नंबर नहीं है, ये चौथे दिन के क्वेश्चन का क्वेश्चन है। ठीक है। उच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, ये उच्च न्यायालय है, यानी हर राज्य में लगभग है, उससे संबंधित है, ये उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों मतलब सभी न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए मेरे भाई, ये उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाए जाते हैं। और तथा उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें, जो उच्चतम न्यायालय यानी दिल्ली की अगर बात करें तो उसका कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति। यानी यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, आसान है। यानी जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो शपथ दिलाना है वो कौन दिलाएगा? उसी राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? उसी राज्य के यहाँ पे देखिए, उसी राज्य के राज्यपाल। ठीक है। और ये किससे गलत हो रहा है? राज्यपाल। ठीक है। उस राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। और ये राष्ट्रपति महोदय जो है मेरे भाई, ये उच्चतम न्यायालय के, यहाँ पे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति दिलाएंगे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा सिविल सेवा बोर्ड, यहाँ पे ये पीएम नहीं होंगे महोदय जी। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला आते हैं कथन है, यहाँ पे देखिएगा, यानी ये कथन किसने कहा था, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। किस व्यक्ति ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। मेरे भाई आपको बता दें कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 1885 ईस्वी में, कब मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और इसी व्यक्ति ने कांग्रेस के जो बुजुर्ग थे, उसमें जो व्यक्ति थे, उन लोगों को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कह करके संबोधित किया था। चलिए मेरे भाई, लेकिन पता नहीं कि कांग्रेस ने भारत को आज़ाद करने में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन बताना है मेरे भाई कि कांग्रेस की किस व्यक्ति की उपज है। ठीक है। यानी कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति की देन है। किस मुगल बादशाह ने
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, ये कई एग्जामों में पूछा गया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। बंधु, विश्व बंधु, ये अकबर की ही देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। देखिएगा मेरे भाई, रॉलेट एक्ट के बारे में तो आप जानते हैं, 19 मार्च 1919 ईस्वी को इसकी घटना घटी थी। फिर रॉलेट सत्याग्रह की अगर बात करें तो 6 मार्च 1919 को, और अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को पूछा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो 13 अप्रैल 1919। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था रॉलेट एक्ट के बारे में, और यहाँ पे मैंने जो 1919 की घटना है, इन घटनाओं को मैंने एक ही जगह रख दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट साइड में, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के ही हैं। आप एग्ज़ाम को क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन को। चलिए, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। तो दोस्त आपको बता दें कि जो नर्मदा घाटी है ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र, अब यहाँ पे देखिएगा लौह अयस्क क्षेत्र जो है उससे क्वेश्चन आया है। तो देखिए बादाम की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये लौह अयस्क है और ये उड़ीसा में स्थापित किया गया था। डली हजरा ये छत्तीसगढ़ में, और नोआ मुंडी ये झारखंड में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुर्देश मुख ये कर्नाटक में स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक का पूछा गया था कि कौन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सो चलिए अगला क्वेश्चन पे आ गया, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह कैसा होता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होता है। दोस्त आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र की पृथ्वी की जो घूर्णन गति कैसी है और पृथ्वी जो है परिक्रमण गति कैसी है, परिक्रमण गति कैसी करते हैं, इसी आधार पे, ठीक है। चलिए उज्बेकिस्तान यानी एक देश की राजधानी पूछा गया था जो सही है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे हो जाएगा। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो बिश्केक हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अशगाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अशगाबाद हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही है एक, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। तो ये जो दर है उसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर के नाम से जाना जाता है। दोस्त मेरे भाई एक और बात यहाँ पे जानिए, रेपो रेट क्या होता है। दोस्त रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट मतलब दर, इसका हिंदी होता है दर, ठीक है। अब दोस्त मैं आपको बता दें, एक रिवर्स रेपो रेट होता है और एक रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट जिस दर पे आरबीआई यानी आरबीआई जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को यानी अपने से छोटे बैंकों को दर मतलब ब्याज पर ऋण पर जो पैसा देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। मेरे भाई इसे ध्यान से समझेंगे। रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस दर पे आरबीआई, ठीक है, जिस दर पे आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को यानी अपने से छोटे बैंकों को ऋण देती है उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं या दर कहते हैं, रेपो दर या रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब देखिए क्या होता है मेरे भाई, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक होता है रिवर्स, क्या होता है रिवर्स, ऐसे लिखते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए मेरे भाई रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, यानी जिस दर पे, मेरे भाई से ध्यान से देखिएगा, जिस दर पे आरबीआई रातों रात या तुरंत
वाणिज्यिक बैंकों से यानी अपने से छोटे बैंकों से उधार लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आशा है कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यानी कि उसका रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलिए मेरे भाई, वह दर जिस पर, ये तो आपका क्वेश्चन हो ही गया। आत्मनिर्भर और स्व, यहाँ पे देखिएगा आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थ, यहाँ पे लिखा है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में आया था। तो ये जो दोस्त है ये तीसरी पंचवर्षीय में आया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तीसरी। अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन थे? तो साइमन कुंजनेर्स है। कौन है? साइमन कुंजनेर्स है। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका नृत्य से पूछा गया है, नकटा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। एक क्वेश्चन आया था, लाल तरंग का परास कितना होता है? तो 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, लाल तरंग का परास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की प्रबलता यानी कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे पूछा गया था ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आपका आयाम पर यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है यानी निर्धारित करती है। चलिए मेरे भाई, अफीम क्या है? तो अफीम जो है ये सूखे यानी शुष्क लेटेक्स है, यानी शुष्कित यानी सूखा हुआ लेटेक्स होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेरे भाई, अर्नेलाइट, यहाँ पे पूछा गया था कार्नेलाइट, अर्नेलाइट नहीं है, सॉरी, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मणिक और नीलम। ये देखिएगा मेरे भाई, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम और ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। यानी मणिक और नीलम जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है रासायनिक रूप से। ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, क्या बताएं। तो जर्मन सिल्वर में जो चांदी होता है मेरे भाई वो 0% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मास्टर गैस। मास्टर गैस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो मास्टर गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्ध में होता है। मास्टर गैस का उपयोग कहाँ होता है मेरे भाई? रासायनिक युद्ध में होता है। इंसुलिन जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है और यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है, यानी इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता धातु पाया जाता है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? तो यह यकृत को प्रभावित करती है। चलिए मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो यकृत को प्रभावित करती है, ये हो गया। सुंदरी जो होती है निमेटोफोर होता है। ये सुंदरी क्या होता है? निमेटोफोर होता है और ये समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगड़ा देखिएगा, स्वांगीकरण के द्वारा इसका उपयोग होता है, स्वांगीकरण इसमें होता है। चलिए अमरबेल, अगला क्वेश्चन है अमरबेल के बारे में। अमरबेल भूषण मूल का होता है और प्याज जो होता है भूमिगत तना है। ऐसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया था कि निम्नलिखित में से मिलान करें, मतलब किससे किससे संबंधित है। तो भूषण मूल क्या है? ये प्याज है, भूमिगत तना है। ठीक है, और सुंदरी क्या है? निमेटोफोर है, और सिंगड़ा क्या है? स्वांगीकरण है, और अमरबेल भूषण मूल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमरबेल भूषण मूल होगा, प्याज नहीं। प्याज भूमिगत तना है। चलिए मेरे भाई, आगे हैं अगला, आगे हैं अरेबिका। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे पूछा गया था कि ये क्या है, मतलब ये किसकी किस्में है? अरेबिका, रोबस्टा, ये दोनों के दोनों जो है कॉफ़ी की किस्में हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में कुल 12 व्यक्तियों को मनोनयन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी
जो राष्ट्रपति है 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, उसमें वह जो है मनोनयन करने का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्त मेरे भाइयों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि 12 व्यक्ति को मनोनयन करेंगे, जिसमें अब जो है एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन होता था उसमें से उसे हटा दिया गया है। चलिए अब हम आ गए हैं अगला 5वां सेट पे, यानी 5वां दिन के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर पे। दोस्त मेरे भाई ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो दोस्त आपको बता दें किशनगंज में, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। देखिएगा ये किशनगंज बिहार के किस जिला में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो किशनगंज में पाए जाते हैं। चलिए, और पश्चिमी चंपारण में भी पाया जाता है, यहाँ पे ये मतलब है, यानी बिहार के किस जिला में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? यहाँ पे देखिएगा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति की अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से सदस्य होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित, यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित जो देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12 से कम नहीं हो सकती है मेरे भाई, 12 से कम नहीं हो सकती है। तो दोस्त इस तरह से मैं इसे आज का एक पेज को मैंने कवर करा दिया है क्वेश्चन आंसर को, और फिर हम जल्द मिलते हैं इस पेज को कराने के लिए। ठीक है। और इसके अगले क्वेश्चन को जानने के लिए दोस्त आप इस चैनल को एक अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और दोस्त अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई एक सपोर्ट और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्त मेरे भाई, हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।